नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए मुक्तिबोध जी द्वारा लिखी कहानी समझौता। मुक्तिबोध जी की कहानियों में देखा जाए तो जिजीविषा जड़ी जो कहानियाँ हैं वो आत्माभिमान को बनाए रखने वाले जो आत्मविश्वास है और आत्मबल है उसे जिंदा रखने का संदेश देती हुई सी लगती हैं। भीतर के मनुष्य से साक्षात करने के अनिर्वचनीय सुख को सराबोर करती हुई कहानी समझौता आप सुनिए। अंधेरे में भरा धुंधला सकरा प्रदीर्घ कॉरिडोर और पत्थर की दीवारें, ऊंची छत की गहरी कॉर्निस पर एक जगह कबूतरों का घोंसला और कभी कभी गूंज उठने वाली गुटुरगू जो शाम के 6 बजे के सोने को और भी गहरा देती है। सूना कॉरिडोर घूमकर एक जीने पर तक पहुंचता है। जीना ऊपर चढ़ता है, बीच में रुकता है और फिर मुड़कर एक दूसरे प्रदीर्घ कॉरिडोर में समाप्त होता है। सभी कमरे बंद हैं, दरवाजों पर ताले लगे हैं। एक अजीब निर्जन उदास सूनापन इस दूसरी मंजिल के कॉरिडोर में फैला हुआ है। मैं तेजी से बढ़ रहा हूँ, मेरी चप्पलों की आवाज़ नहीं होती। नीचे मार्ग पर टाट का मैटिंग किया गया है। दूर सिर्फ एक कमरा खुला है। भीतर से कॉरिडोर में रोशनी का एक ख्याल फैला हुआ है। रोशनी नहीं, क्योंकि कमरे पर एक हरा पर्दा है। पहुंचने पर बाहर धुंधले अंधेरे में एक आदमी बैठा हुआ दिखाई देता है। मैं उसकी परवाह नहीं करता, आगे बढ़ता हूँ और भीतर घुस पड़ता हूँ। कमरा जगमगा रहा है, मेरी आँखों में रोशनी भर जाती है। एक व्यक्ति काला ऊनी कोट पहने, जिसके सामने टेबल पर कागज़ बिखरे पड़े हैं, अलसाई थकी आंखें पोंछता हुआ मुस्कराकर मुझसे कहता है, आइए हुजूर, आइए। मेरा जी धड़क कर रह जाता है। हुजूर शब्द पर मुझे आपत्ति है। उसमें गहरा व्यंग है, उसमें एक भीतरी मार है। मैं कंधों पर फटी अपनी शर्ट के बारे में सचेत हो उठता हूँ। कमर की जगह पैंट तानने के लिए बेल्ट नुमा पट्टी के लिए जो बटन लगाया गया था, उसकी गैर हाजिरी में मेरी आत्मा भड़क उठती है और मैं ईर्ष्या से उस व्यक्ति के नए फैशनेबल कोट की ओर देखने लगता हूँ और जवान चेहरे की ओर सूखी मुस्कान भरकर कहता हूँ, आपका काम खत्म हुआ? मेरी बात में बनावटी मैत्री का रंग है। उसका काम खत्म हुआ या नहीं, इससे मुझे उसकी अलसाई थकान के दौरान वहाँ मेरा पहुँचना शायद उसे अच्छा लगा। शायद अपने काम से उसको जो उकताहट थी वह मेरे आने से भंग हुई। अकेलेपन में अपनी मुक्ति से प्रसन्न होकर उसने फैलते हुए कहा, बैठो, कुर्सी लो। उसका वचन सुनकर मैं धीरे धीरे कुर्सी पर बैठा। यदि कोई बड़ा अधिकारी छोटे को, बहुत छोटे को कुर्सी पर बैठने को कहे तो अनुशासन कैसा रहेगा? अनुशासन हमारे लिए जो छोटे हैं और निर्बल हैं, जिन्हें दम घोंटकर मारा जाता है और जिनसे काम करवाया जाता है, मुझे एक लोहे का शिकंजा जकड़े हुए है। कब छूटूंगा मैं इस शिकंजे से? खैर, शिकंजे को ढीला कर जरा आराम ही कर लूँ। मैं धीरे धीरे कुर्सी पर बैठता हूँ। वह अफसर फिर फाइलों में डूब जाता है। 2 पलों का वह विश्राम मुझे अच्छा लगता है। मैं कमरे का अध्ययन करने लगता हूँ। वही कमरा, मेरे जाना पहचाना, जिसकी हर चीज़ मेरी जमाई हुई है। मेरी देख रेख में उसका पूरा इंतजाम हुआ है। खूबसूरत आराम कुर्सियाँ, सुंदर टेबल, पर्दे, अलमारियाँ, फाइलें, रखने के रैक आदि आदि। इस समय यह कमरा अस्त व्यस्त लगता है मुझे और बेहद पराया। बिजली की रोशनी में उसकी अस्त व्यस्तता चमक रही है, उसका परायापन जगमगा रहा है। मैं एक गहरी सांस भरता हूँ और धीरे धीरे छोड़ता हूँ। मुझे हृदय रोग हो गया है, गुस्से का, क्षोभ का, खींच का और अविवेकपूर्ण कुछ भी कह कर डालने का राक्षसी क्षमता का। मेरे पास पिस्तौल है और मान लीजिए मैं उस व्यक्ति का जो मेरा अफसर है, मित्र है, बंधु है, खून कर डालता हूँ। लेकिन पिस्तौल अच्छी है, गोली भी अच्छी है, पर काम बुरा है। उस बेचारे का क्या गुनाह? वह मशीन का सिर्फ एक पुर्जा है। इस मशीन में गलत जगह हाथ आते ही कट जाएगा। आदमी उसमें फंसकर कुचल जाएगा।
जैसे बैंगन सबसे अच्छा है। और एकाएक आसमान में हवाई जहाज मंडराए बमबारी हो और यह कमरा ढह पड़े, जिससे मैं और यह दोनों खत्म हो जाएं। अलबत्ता भूकंप भी यह काम कर सकता है। फाइल से सिर ऊंचा करके उसने कहा, भाई बड़ा मुश्किल है। और उसने घंटी बजाई। एक ढीला ढीला बेवकूफ़ सा प्रतीत होने वाला स्थूलकाय व्यक्ति सामने आ खड़ा हुआ। अफसर ने, जिसका नाम मेहरबान सिंह था, भौहें ऊंची करके सप्रश्न भाव से कहा, कैंटीन से 2 कप गर्म चाय ले आओ। मेरी तरफ ध्यान से देखकर फिर उसने कहा, कुछ खाने को भी लेते आना। चपरासी की आवाज़ ऊंची थी। उसने गरज कर कहा, कैंटीन बंद हो गई है। देखो खुली होगी, अभी 6 नहीं बजे होंगे। चाय और अल्पाहार के प्रस्ताव से मेरा दिमाग कुछ ठंडा हुआ। जरा दिल में रोशनी फैली। आदमियत सब जगह है। इंसानियत का ठेका मैंने ही नहीं लिया। मेरा मस्तिष्क का चक्र घूमा। पावलोव ने ठीक कहा था, कंडीशंस रिफ्लेक्स। ख्याल भी रिफ्लेक्स एक्शन है। लेकिन मुझे पावलोव की दाढ़ी अच्छी लगती है। उससे भी ज़्यादा प्रिय उसकी दयालु ध्यान भरी आँखें। उसका चित्र मेरे सामने तैर आता है। मैं कुर्सी पर बैठे बैठे उकता जाता हूँ। कोई घटना होने वाली है, कोई बहुत बुरी घटना, लेकिन मुझे इसका इंतज़ार नहीं है। मैं उसके बारे चले गया हूँ। कुछ भी कर लूँगा। मेहनत मजदूरी फांसी पर तो चढ़ा नहीं देंगे। लेकिन एक दाफ्ता व्यक्ति था जो फांसी पर चढ़ा और जिंदा उतर आया। जी हाँ, ऐन मौके पर जार ने हुक्म दे दिया। देखिए, भाग्य ऐसा होता है। मैं कॉरिडोर में जाता हूँ। वहाँ अब खूब अंधेरा हो गया है। मैं एक जगह ठिठक जाता हूँ जहाँ से जीना घूम कर नीचे उतरता है। यह एक सकरी आंगननुमा जगह है। मैं रेलिंग के पास खड़ा हो जाता हूँ। नीचे कूद पड़ूँ तो बस काम तमाम हो जाएगा। जान चली जाएगी, फिर सब खत्म। अपमान खत्म, भूख खत्म, लेकिन प्यार भी तो खत्म हो जाएगा। उसका सुरक्षित रखना चाहिए। मैं फिर चाय आ रही है। चाय पीकर ही ना जान दी जाए, तृप्त होकर, सबसे पूछकर। बिल्ली जैसे दूध की अलमारी की तरफ नज़र दौड़ाती है, उसी तरह मैंने बिजली के बटन के लिए अंधेरे भरी पत्थर की दीवार पर नज़र दौड़ाई। हाँ, वो वही है। बटन दबाया। रोशनी ने आंखें खोली, लेकिन प्रकाश नाराज सा, उकताया सा फैल गया। चलो, मैंने सोचा, चपरासी को रास्ता साफ दिखेगा। मैंने एक ओर के दरवाजे में प्रवेश किया। दूसरी ओर के दरवाजे से चपरासी ने मेरा चेहरा खुला। मेहरबान सिंह नाटे से काले से, फिर फीस की माफ़ी के लिए हरिजन, कवि गौड़, ठाकुर, अलमस्त और बेफिक्रे, जमान के तेज दिल के साफ, अफसरी बू और आदमियत की गंध, और एक छोटा सा चौकोर चेहरा। उन्होंने हाथ ऊंचे कर, देह मड़ोड़ कर, बदन के आलस मुक्त कर एक लंबी जमुहाई ली। मेरा ध्यान चाय की ट्रे पर था। आंखें कागज़ पर गड़ाई। भवें सुखड़ी और मैं पूरा का पूरा कागज़ में समा गया। मैंने चिढ़कर अंग्रेजी में कहा, यह क्या है? उसने दृढ़ स्वर में जवाब दिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। विरोध प्रदर्शित करने के लिए मैं बेचैनी से कुर्सी से उठने लगता हूँ तो उन्होंने आवाज़ देकर नरमी लाकर कहा, भाई मेरे, तुम ही बताओ, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? दिमाग हाजिर करो, रास्ता सुझाओ। लेकिन मुझे तो एस्केप कोड बनाया जा रहा है। मैंने कहा, क्या? कप चाय का लेकर शक्कर डालते हुए उन्होंने एक और कागज़ मेरे सामने सरका दिया और कहा, पढ़ लीजिए। मुझे उस कागज़ में पढ़ने के लिए बिल्कुल इच्छा ही नहीं हुई। चाहे जो अफसर मुझे चाहे जो काम नहीं कर सकता, मेरा काम बंधा हुआ है। नियम के विरुद्ध मैं नहीं था, वह था। लेकिन उसने मुझे जब डांट कर कहा, मैंने पहले अदब से, फिर ठंडक से, फिर खींचकर एक ज़ोरदार जवाब दिया। उस जवाब में ना समझ और ना ख्वात जैसे शब्द जरूर थे, लेकिन गलती नहीं थी। मेरी गलती बिल्कुल भी नहीं थी। मैं गुस्से में नहीं था, वह था। एक जूनियर आदमी मेरे सिर पर बैठा दिया गया। जरा देखो तो, इसलिए कि वह फला का खास आदमी है।
वह खास काम करता था। उस शख्स के साथ मेरी ह्यूमन डिफ़िकल्टी थी। मेहरबान सिंह ने कहा, भाई गलती मेरी थी जो मैंने ये काम तुम्हारे सुपुर्द करने के बजाय उसको सौंप दिया। लेकिन चूंकि फाइलें दौड़ गई हैं इसलिए एक्शन तो लेना पड़ेगा। और उसमें क्या है, वार्निंग है, सिर्फ हिदायत। हम दोनों चाय पीने लगे और बीच बीच में खाते जाते। यकायक उन्हें जोर की गगनभेदी हंसी आई। मैं विस्मित होकर देखने लगा। वे ठहाकर हंस रहे थे। हंसी की लहरें फैल रही थीं मानो पूरा कमरा हंस रहा हो। जब उन्होंने हंसी का अल्मोड़ापन खत्म किया और उन्होंने कहा, लो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। तुम अच्छे प्रसिद्ध लेखक हो, सुनो और गुनो। और मेहरबान सिंह का छोटा सा चेहरा गंभीर होकर कहानी सुनाने लगा। मुसीबत आती है तो चारों ओर से आती है। जिंदगी में अकेला, निसंग और बीए पास एक व्यक्ति, नाम नहीं बताऊंगा, कई दिनों से आधा पेट, शरीर से कमज़ोर, जिंदगी से निराश, काम नहीं मिलता, शनि के चक्कर, हर भले आदमी से काम मांगता है। लोग सहायता भी करते हैं लेकिन उनमें 2 जून खाना भी नहीं मिलता, काम नहीं मिलता, नौकरी नहीं मिलती। चपरासीगिरी की तलाश है लेकिन वह भी लापता। कम बसी धोने और चाय बनाने के काम में लगता है। 2 दिनों तक अलग कर दिया जाता है। जेब में बीए का सर्टिफिकेट है लेकिन किस काम का। मैंने सोचा, मेहरबान सिंह अपनी ज़िंदगी की कथा कह रहे हैं। मुझे मालूम तो था कि मेरे मित्र ने बचपन और नौजवानी में दिन अच्छे नहीं गए थे। मैं और ध्यान से सुनने लगता हूँ। मेहरबान सिंह का छोटा सा काला चौकोर चेहरा भावना से विद्रूप हो जाता है। वह मुझसे देखा नहीं जाता। मेहरबान सिंह कहता है, नौकरी भी कौन दे, नीचे की श्रेणी में बड़ी स्पर्धा है। चेहरे में एक व्यक्ति एकदम कुलीन, सुंदर और रौबदार, किंतु घिघियाता हुआ। नीचे की श्रेणी में जो अल्फतीपन है, गाली गलौज में जो प्रेम पदावली है, फटे हाल जिंदगी की जो कठोर, विद्रूप, भूखी, भयंकर सभ्यता है, वहाँ वह कैसे टिके। कमज़ोर आदमी रिक्शा कैसे चलाए। नीचे की श्रेणी उस पर विश्वास नहीं कर पाती, उसे मारने दौड़ती है। उसका वहाँ टिकना मुश्किल हो जाता है। दरमियानी वर्ग में वह जा नहीं सकता। कैसे जाए, किसके पास जाए, जब तक उसकी जेब में 1 रुपया ना हो। मेहरबान सिंह के गले में आंसू का कांटा अटक गया। मैं सब समझता हूँ, मुझे खूब तजुर्बा है। इस आशय से मैंने उसकी तरफ देखा और सिर हिला दिया। उन्होंने सूने में निगाह गड़ाते हुए कहा, शायद उसका लक्ष्य आंखों ही आंखों में आंसू सोख लेने का था जिन्हें वो बताना नहीं चाहते थे। आत्महत्या करना आसान नहीं है। ये ठीक है कि नाइसुकरी तालाब में महीने में 2 बार आत्महत्याएं हो जाती हैं, लेकिन 6 लाख की जनसंख्या में सिर्फ 2 महावार, यानी साल में 24 दूसरी जदों में की गई आत्महत्याएं मिलाई जाएं तो सालाना 50 से ज़्यादा न होंगी। यह भी बहुत बड़ी संख्या है। आत्महत्या आसान नहीं है। उनके चेहरे पर काला बादल छा गया। अब वे पहचान में नहीं आते थे। अब वे मेरे अफसर भी ना रहे, मेरे परिचित भी ना रहे, सिर्फ एक अजनबी, एक भयानक अजनबी। मेरा भी दम घुटने लगा। मैंने सोचा, कहाँ का किस्सा उन्होंने छेड़ दिया। मेहरबान सिंह ने मेरी ओर कहानीकार की निगाह से देखा और कहा, उन दिनों शहर में एक सर्कस आया हुआ था। बड़ी धूमधाम थी, बड़ी चहल पहल थी। रोज़ सुबह शाम सर्कस का प्रमोशन निकलता। बाजे गाजे के साथ, बैंड बाजे के साथ जुलूस में एक मोटर का ठेला भी चलता। खुला ठेला, प्लेटफॉर्म नुमा, उस पर रंग बिरंगी अजीबोगरीब जोकर विचित्र हाव भाव करते नाचते रहते, लोगों का ध्यान आकर्षित करते। जो एक लंबे अरसे से बेघर बार और बेकार रहा है, उसकी प्रवृत्ति शायद आपको मालूम नहीं। वह व्यक्ति क्रांतिकारी नहीं होता, वह खास तौर से घुमंतू जिप्सी होता है। उसे चाहे जो वस्तु, दृश्य, घटना, दुर्घटना, यात्रा, बारिश, दूसरों की बातचीत, कष्ट, दुख, सुंदर चेहरा, बेवकूफ़ चेहरा, मलिनता, कोड़, सब तमाशे नुमा मालूम होते हैं। चाहे तो खींचता है, आकर्षित करता है और कभी कभी पैर उधर चल पड़ते हैं। एक आइडिया, एक
ख्याल मेरी आंखों के सामने आया। जोकर होना क्या बुरा है? जिंदगी एक बड़ी मजाक है। मैं तो और जोकर अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकता है, चपत जड़ सकता है, एक दूसरे को लात मार सकता है और फिर कोई दुर्भावना नहीं, वह हंस सकता है, हंसा सकता है। उसके हृदय में इतनी समर्थ है। मेहरबान सिंह ने मेरी ओर अर्थ भरी दृष्टि से देखकर कहा, इसमें कोई शक नहीं कि जोकर का काम करना एक अस्वाभाविक प्रवृत्ति है। मनुष्य की सारी सभ्यता के पूरे ढांचे चरमराकर नीचे गिर पड़ते हैं, चूर चूर हो जाते हैं। लेकिन असभ्यता इतनी बुरी चीज़ नहीं है जितनी आप समझते हैं। उसमें इंटरेस्ट है, प्रवृत्ति का खुला खेल है, आँख में चौली नहीं। लेकिन अलबत्ता वह परवर्सन जरूर है। परवर्सन इसलिए नहीं कि मनुष्य परवर्ट है, वरन इसलिए कि परवर्सन के प्रति उसका विशेष आकर्षण है, या कभी कभी हो जाता है। अपने इंटरेस्ट से खुले खेल के लिए असभ्य और बर्बर वृत्ति में सामर्थ्य और शक्ति के प्रति खिंचाव रहना मैं तो एक ढंग का परवर्सन ही मानता हूँ। मेहरबान सिंह के इस वक्तव्य से मुझे लगा कि वह उनका एक आत्मनिवेदन मात्र है। मैं यह पहचान गया, इसे वो भाप गए। उनकी आंखों में यकायक प्रकट हुई और फिर वैसे ही तुरंत लुप्त हुई रोशनी से यह जान गया। लेकिन मेरे ख्याल कि उन्होंने परवाह नहीं की, उनकी अपनी कहानी आगे बढ़ी। आखिरकार उसने जोकर बनने के बीड़ा उठाया। भूख से उसे काफ़ी निर्लज्ज बना दिया था। शाम को जब खेल शुरू होने के लिए करीब 2 घंटे बाकी थे, उसने सर्कस के द्वार में घुसना चाहा, वह रोक दिया गया। वह अंदर के लिए जाने के लिए गिड़गिड़ाता रहा। 2 मजबूत आदमियों ने उसकी 2 बाहें पकड़ ली। कहाँ जा रहे हो? रौब जमाने के लिए उन्होंने अंग्रेजी में कहा। मैनेजर साहब को से मिलना है, अंग्रेजी में जवाब मिला। वहाँ नहीं जा सकते। क्या काम है? हिंदी में नौकरी चाहिए, अंग्रेजी में नौकरी नहीं है, गेट आउट। और वह बाहर फेंक दिया गया। दिल को धक्का लगा। बाहर एक पत्थर पर बैठे बैठे वो सोचने लगा, कहीं भी जनतंत्र नहीं है, यहाँ भी नहीं है। भीख नहीं मांग सकता, यह असंभव है, इसलिए नौकरी की तलाश है। और वह मन ही मन ना मालूम क्या क्या बड़बड़ाने लगा। मेहरबान सिंह ने कहा, यहाँ से कहानी एक नए और भयंकर तरीके से मुड़ जाती है। वह मैनेजर को देखने का प्रयत्न करे या वापस जाए? बताइए, आप बताइए। और उन्होंने मेरी ओर आंखें डाल दी। उनके प्रश्न का मैं क्या जवाब देता? फिर भी मैंने अपने तर्क से कहा, स्वाभाविक यही है कि वह मैनेजर से मिलने की एक बार और कोशिश करें। जोकर की कमाई भी मेहनत की कमाई होती है, कोई धर्म दाय पर जीने की बात तो नहीं है। एग्जैक्टली उसने भी यही निर्णय किया, लेकिन वह निर्णय उसके आगे आने वाले भीषण दुर्भाग्य का एकमात्र कारण था। वह निर्णयात्मक क्षण था जब उसने यह तय किया कि मैनेजर से मिलने के लिए सर्कस के सामने वह भूख हड़ताल करेगा। उसने यह तय किया, संकल्प किया, प्रण किया, और यह प्रण आगे चलकर उसके नाश का कारण बना। दिल की सच्चाई और सही सही निर्णय के दुर्भाग्य का कोई संबंध नहीं है। उसका चक्र स्वतंत्र है, उसके अपने नियम हैं। मेहरबान सिंह अपनी कुर्सी से उठ पड़े, कोट की जेबों में माचिस की तलाश करने लगे। मैंने अपनी जेब से उन्हें दिया सलाई दी, जिसमें कुछ ही काड़ियाँ शेष बची थीं। उन्होंने मुझे सिगरेट ऑफ़र की। मैंने नहीं नहीं कहा, मेरे पास बीड़ी है। अरे लो कामरेड, लाओ मुझे बीड़ी दो, मैं बीड़ी पीऊँगा। कामरेड शब्द के प्रयोग पर मुझे ताज्जुब हुआ। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? मेरे लिए इस शब्द का आज तक किसी ने प्रयोग नहीं किया था। मैं मेहरबान सिंह के अतीत के विषय में कुछ जिज्ञासु और सशंक हो उठा। मेरी कल्पना ने कहा, इसमें भूतकाल का कोई भूत जरूर बैठा है। एक सेकेंड क्लास गजटेड ऑफिसर का रैंक का आदमी इस शब्द का प्रयोग करता है। जरूर वह पुराने ज़माने में उचक्का रहा होगा। मेहरबान सिंह ने भौहों से परे देखते हुए मानो आसमान की ओर देख रहे हो बीड़ी का एक कस खींचा और कहा, इसके आगे मैं ज़्यादा नहीं कह सकूँगा, कुछ आगे नहीं कह सकूँगा। भूख
हड़ताल के आसपास लोगों के जमाव से घबराकर नौकरों ने शायद मैनेजर के सामने जाकर मेरी बात कही। थोड़े ही समय बाद शामियाने के अंदर ही बनाए गए एक कमरे से वह ले जाया गया। भीड़ बाहर रोक दी गई। थोड़ी देर बाद सर्कस शुरू हुआ। एक काले पैंट पर सफ़ेद झक कोट पहने वह 6.5 फुट का मोटा ताज़ा आदमी था, जो बिल्कुल गोरा, यहाँ तक कि लाल मालूम पड़ता था। वह या तो एंग्लो इंडियन होगा या गोवानीज। आंखें कंजी जिसमें हरियाली झांक रही थी, वह एकदम चीता मालूम होता था, उतना ही खूबसूरत, वैसा ही भयंकर। उसने साफ हिंदी में कहा, क्या चाहते हो? उसे काटो तो खून नहीं। उसके राक्षसी भव्य सफ़ेद सौंदर्य को देखकर वह इतना हतप्रभ हो गया था। मैनेजर ने पूछा, क्या चाहते हो? दिमाग सुन्न हो गया। मैनेजर के आसपास खूबसूरत औरतें आ जा रही थीं, गुलाब सी, कली सी खिली हुई या जिंदा लाल मांस सी चमकती हुई, लेकिन भयंकर आकर्षण। उसने सोचा, यह एक नया तजुर्बा है। उसने शब्दों में दयनीयता लाते हुए कहा, मुझे नौकरी चाहिए, कोई भी। चाहे तो झाड़ू कर सकता हूँ, कपड़े साफ कर सकता हूँ, मुझे नौकर रख लो। चाहो तो मुझे जोकर बना दो, कहीं कोई भी। कई दिन से पेट में कुछ नहीं गया, कुछ भी नहीं खाया। मैं अपने पाँव भी यहाँ जमाना चाहता हूँ, कुछ भी काम चलेगा। तो साहब, वह गिड़गिड़ाहट जारी रही। शब्द वाक्य बगैर कॉमा, फुल स्टॉप के बहते गए। वहाँ के वातावरण में चमत्कारपूर्ण भयंकर आकर्षण ने उसे जकड़ लिया था। उसने निश्चय कर लिया था, मैं जान दूंगा, लेकिन यहाँ से टलूंगा नहीं। मैनेजर ने एक ऐसा आदमी नहीं देखा था। पता नहीं उसने क्या सोचा, लेकिन उसके चेहरे पर आश्चर्य और घृणा के भाव दिखाई पड़ रहे थे। उसने कठोर स्वर में कहा, मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, लेकिन तुम्हें रख सकता हूँ, सिर्फ एक शर्त पर। वह उसका चेहरा देखता खड़ा रह गया। इस अचानक दया से उसके मुख में एक शब्द भी ना निकला। उसने केवल इतना सुना, सिर्फ एक शर्त पर। उसने मौखिक व्यायाम सा करते हुए कहा, मैं हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। मैं झाड़ू कर दूंगा, पानी भरूंगा, जो कहेंगे सो कहूँगा। जिंदगी का एक ढर्रा तो शुरू हो जाएगा। मैनेजर ने घृणा, तिरस्कार और रौब से उसके सामने 1 रुपया फेंकते हुए कहा, जाओ, खाओ, कल सुबह आना। और मुंह फिराकर वह दूसरी ओर चलता बना। एक सीन खत्म हुआ। दुर्भाग्य के मारे इस व्यक्ति ने फिर उस मैनेजर का चेहरा कभी नहीं देखा। मेहरबान सिंह किस्सा कहते कहते थक गए से मालूम पड़ने लगे। उन्होंने एक सिगरेट मेरे पास फेंकी, एक खुद सुलगाई और कहने लगे, किस्सा मुख्तसर में यूँ है कि दूसरे दिन तड़के जब वह आदमी सर्कस में दाखिल हुआ तो 2 अजनबी आदमियों ने उसकी बाहें पकड़ ली। उसे एक बंद कोठे में ले गए। उसे कहा गया कि उसकी ड्यूटी सिर्फ कमरे में बैठे रहना है। उस दिन उसे खाना पीना नहीं मिला। कोठे में किसी जंगली दरिंदे की बास आ रही थी। उसके शरीर से उग्र दुर्गंध वहाँ वातावरण में फैली हुई थी। कमरा छोटा सा था। बहुत ऊंचाई पर एक छोटा सा सुराग था। वहाँ से हवा और प्रकाश आता था, लेकिन वह अंधेरे के सूनेपन को चीरने में असमर्थ था। वह व्यक्ति 1 दिन और 1 रात वहाँ पड़ा रहा। सिर्फ दरिंदों का ख्याल आता था। उन्होंने भयानक चेहरे से दिखाई देते मानो वो उसे खा जाएंगे। एक बड़े ही लंबे और कष्टदायक अरसे बाद जब एक चमकदार यहूदी औरत ने कोठे का दरवाज़ा खोला और उससे कहा, गुड मॉर्निंग, तब उसे समझ में आया कि यह स्वयं जिंदगी का एक हिस्सा है, मौत का हिस्सा नहीं। औरत बेतकल्लुफ़ी से उसके पास बैठ गई। उसे नाश्ता कराया। उसे कम से कम 3 कप गरम गरम चाय, ताज़ा भुना गोश्त, अंडा, सैंडविच और कुछ भारतीय मिष्ठान भी दिए। लेकिन इतना सब कुछ उसने खाया नहीं गया। मरे हुए की भांति उसने पूछा, मुझे कब तक कोठे में रखा जाएगा? मेरी ड्यूटी क्या है? यहूदी औरत सिर्फ मुस्कराई। उसने कहा, ईश्वर को धन्यवाद दो कि तुम्हारी तरक्की का रास्ता खुल रहा है। यह तो बीच का इम्तहान है जिसे पास करना निहायत ज़रूरी है। किंतु उस व्यक्ति का मन नहीं भरा। उसने फिर पूछा,
क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूँ? यहूदी औरत जब वापस जाने लगी तब उसने कहा, कल फिर आओगी क्या? उसने पीछे की ओर देखा, मुस्कराई और बगैर जवाब दिए वापस चली गई। कोठे का दरवाज़ा चरमराया और काली बास्केट पहने हुए 2 काले व्यक्ति हंटर लिए वहाँ पहुँचे। वे नामालूम कैसी कैसी भयानक कसरतें करवाने लगे। उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये कसरतें नहीं थी, शारीरिक अत्याचार था। जरा गलती होने पर वे हंटर मारते। इस दौरान मैं उस व्यक्ति की काफ़ी पिटाई हुई जिसके हाथ पैर ठोड़ी में घाव लग गए। वह कराहने लगा। कराह सुनते ही चाबुक का गुस्सा तेज हो जाता। मतलब यह था, अधमरा हो गया। उसको ऐसी हालत में छोड़ हंटरधारी राक्षस चले गए। करीब 3 घंटे बाद चाय आई, डॉक्टर आए, इंजेक्शन लगे, किंतु किसी ने दरिंदों की दुर्गंध से भरे हुए उस कोठे में से नहीं निकाला। समय से हिलना डुलना छोड़ दिया था। वह जड़ी भूत सूने में परिवर्तित हो गया। बाद में 2 दिन तक किसी भी ने भी खबर नहीं ली। उसे प्रतीत होने लगा कि वह किसी कब्र के भीतर की अंतिम पत्थर के नीचे गड़ा हुआ सिर्फ एक अधमरा प्राण है। लेकिन 3-4 आदमियों ने प्रवेश किया, उसे उठाकर मानो वह प्रेत हो एक साफ सुथरे कमरे में ले गए। वहीं उसे 2-4 दिन रखा गया। अच्छा भोजन दिया गया। कुछ दिनों बाद ज्यों ही उसके स्वास्थ्य में सुधार हुआ, उसे वहाँ से हटाकर रीछों के एक पिंजरे में दाखिल करा दिया गया। अब उसके दोस्त रीछ बनने लगे। वही उसका घर था। कम से कम वहाँ हवा और रोशनी तो थी। लेकिन उसकी यह प्रसन्नता अत्यंत क्षणिक थी। उसके शरीर पर अत्याचारों का नया दौर शुरू हुआ। उसने अजीबोगरीब ढंग से कवायदें कराई। रीछों के मुख में हाथ डलवाए जाते, रीछ छाती पर चढ़वाया जाता और जरा गलती होने पर हंटर। कुछ रीछ बड़े ही शैतान थे। उसका मुख चाटते, कान काट लेते, उसके बालों को कीड़े की तरह रेंग रेंग कर उसे चाटने का प्रयास करते और हमेशा यह डर बना रहता कि कहीं रीछ उसे मार न डाले। शुरू शुरू में व्यक्ति का भुना हुआ मांस मिलता। जब उनके सामने कच्चे मांस की थाली जाने लगी, अगर ना खाए तो मौत। और हंटरों का तो हिसाब ही ना पूछो। शायद ही कोई ऐसा दिन गया होगा जब उस पर हंटर ना पड़े हों। बाद में भले ही टिंचर, आयोडीन और मलहम लगाया गया हो, वह यह पहचान गया था कि उसे जानबूझकर पशु बनाया जा रहा है। पशु बन जाने के लिए उसे ट्रेनिंग दी जा रही है। उसके शरीर के अंदर नई सहन शक्ति पैदा की जा रही है। अब उसे कोठे से निकालकर बाहर किया गया और एक दूसरे छोटे पिंजरे में बंद कर दिया गया। वहाँ कोई नहीं था और वह एक निर्द्वंद अकेला जानवर था। अकेलेपन से वह पिछली जिंदगी से नई जिंदगी की तुलना करने लगता और उसे आत्महत्या करने की इच्छा हो जाती। इस नए क्षेत्र में जीवन यापन का एकमात्र स्टैंडर्ड यही था कि वह पशु बनकर रहे। उसकी यही कोशिश भी थी। एक अति भीषण क्षण में 4-5 आदमी पिंजरे में घुसे और उसे घेर लिए। उसकी भयभीत पुतलियां आँखों की मछली की तरह तैर गईं। वह डर के मारे बर्फ हो रहा था। शायद अब उसे बिजली के हंटर पड़ेंगे। 5 आदमियों ने उसे पकड़ लिया और शरीर पर जबरदस्ती रीछ का चमड़ा मढ़ दिया गया और उससे कह दिया गया कि साले, अब रीछ बनकर तुम यहीं रहोगे। गोली से फौरन भून दिए जाओगे यदि यहाँ से हटे। यहाँ से उस व्यक्ति का मानव अवतार समाप्त होकर राक्षस अवतार शुरू हुआ था। उससे वे सभी कवायदें करवाई जाती जो एक रीछ करता। उस सब की प्रैक्टिस में कैसी महाभीषण, और अगर नहीं की तो सभी आदमी एक साथ उस पर हमला करते। बिजली के हंटरों की फटकार, गाली गलौज और मारपीट तो मानो रूटीन हो गई थी। जलते हुए लोहे के पहिए के बीच उसे निकल कर जाने को कहा जाता। उसे खौफनाक ऊंचाई से कूदवाया जाता, आदि आदि। फिर उसे कच्चा मांस, भुना मांस और शराब पिलाई जाती और वह घोषित किया जाता कि कल उसकी प्रैक्टिस अकेले अकेले सिर्फ शेरों के साथ होगी। शीघ्र ही इम्तहान का चरम क्षण उपस्थित होता है। वह रात भर भयंकर दुस्वप्न देखता है।
वैसे तो सर्कस की उसकी पूरी जिंदगी एक भीषण दुःस्वप्न है, किंतु कल रात का उसका सपना दुःस्वप्न के भीतर का एक भीषण दुःस्वप्न है जिसे वह कभी नहीं भूल सकता। वह सुबह उठता है तो विश्वास नहीं कर पाता कि वह इंसान है। चले गए वो दिन जब वह किसी का मित्र तो किसी का पुत्र था। पेट भूखा ही क्यों ना सही, आंखें तो सुंदर दृश्य देख सकती थीं। और वह सुनहली धूप, आहा कैसी खूबसूरत थी, उतनी ही मनोहर जितनी सुशीला की त्वचा। लेकिन वह अपने पर विस्मित हो उठा। यह सब वह सह सका, जिंदा रह सका, कच्चा मांस खा सका, मार खा सका और जीवित रह सका। क्या वह आदमी है? शायद पशु बनने की प्रक्रिया पहले से ही शुरू हो गई थी। नाश्ते का समय आया किंतु नाश्ता गोल। राम राम कहते कहते भोजन का समय आया तो वह भी गैर हाजिर। पेट का भूखा क्या करे, शायद भोजन आता ही होगा, लेकिन उसे बिल्कुल भूख नहीं है। जबान सूखी हुई है। अगर वह चिल्लाया तो पहले की बात मुंह में कपड़ा ठूस दिया जाएगा और फिर उसकी तकलीफ और बढ़ जाएंगी। खैरियत इसी में है कि वो चुपचाप रहे और आराम से सांस ले। एकाएक सामने एक बड़ा भारी पिंजरा खुला। अब तक उसमें कुछ नहीं था, लेकिन अब उसमें एक बड़ा सा डरावना शेर चहलकदमी करते हुए दिखा। एकाएक उसका भी पिंजरा खुला और दोनों पिंजरों के दरवाजे एक दूसरे के सामने हो लिए और आदमी की जो छाएं इधर उधर दिखाई दे रही थी वो गायब हो गई। एकाएक शेर चिघाड़ा। राक्षसावतार का रोम रोम कांप उठा। कण कण में भय की मरमाहत बिजली समा गई। रीछ को मालूम हुआ कि शेर ने ऐसी जोरदार छलांग मारी कि एकदम उसकी गर्दन उस दुष्ट पशु के जबड़े में जकड़ी गई। हृदय से अनायास उठने वाली मरा मरा की ध्वनि के साथ अंधेरा सा फैलने लगा। शेर की सांस उसके आसपास फैली हुई थी। शेर के चमड़े की दुर्गंध उसकी नाक में घुसी और इतने में उसका कान में कुछ कंपन हुआ, कुछ लहरें घुसी और कहने लगी, अबे डरता है क्या? मैं भी तो तेरे ही सरीखा हूँ। मुझे भी तो पशु बनाया गया है। सिर्फ मैं शेर की खाल पहने हुए हूँ और तू रीछ की। इस बात पर रीछ को विश्वास करने या न करने की फुर्सत ही न देते हुए शेर ने कहा, तुम पर चढ़ बैठने की सिर्फ मुझे कवायद बनी है। मैं तुझे खा डालने की कोशिश करूँगा, खाऊँगा नहीं। कवायद नहीं की तो हंटर पड़ेंगे, तुमको भी और मुझको भी। मैं तुझे खा नहीं सकता। आओ हम दोस्त बन जाएं। अगर पशु की जिंदगी ही बितानी है तो ठाठ से बिताएं, आपस में समझौता करके। मैं ठहाकर हंस पड़ा। बात मुझ पर चस्पा हो गई। बड़ी देर तक बात का मज़ा लेता रहा। फिर मेरे मुंह से निकला, तो गोया आप शेर हैं और मैं रीछ। मुझ पर कहानी का जो असर हुआ उसकी ओर तनिक भी ध्यान न देते हुए अत्यंत दार्शनिक भाव से मेरे अफसर ने कहा, भाई समझौता करके चलना पड़ता है। जिंदगी में कभी कभी जानबूझकर अपने सिर बुराई भी मोल लेनी पड़ती है, लेकिन उससे फ़ायदा भी होता है। सिर सलामत तो टोपी हजार। अफसर के चेहरे पर गहरा कड़वा काला ख्याल चम गया था। लगता था मानो वह स्वयं कोई रटी रटाई बात बोल रहा हो। मुझे लगा कि जिंदगी ने समझौता करने के लिए उसे लंबे लंबे पैर और हाथ काटने छाटने पड़े हैं। शायद मुझे देखकर उसे उस बैल की याद आई हुई जिसके सिर पर जुआ रखा तो गया है, लेकिन वह उससे भाग भाग उठा है। शायद उसे इस बात की खुशी भी हुई कि मुझमें वह जवान नासमझी है जो गलत और फालतू बातें एक मिनट गवारा नहीं कर सकती। मैं उसकी सांवली हड्डीदार सूरत को देखता रहा। हाँ, उस पर जिंदगी से समझौते के विरुद्ध एक क्षोभ की काली भावना छाई हुई थी। मैंने पूछा, तो मैं इस कागज़ पर दस्तखत कर दूं? उसने दबाव के साथ कहा, बिलासक वार्निंग देने वाला है। लेने वाले तुम, मैं शेर, तुम रीछ। यह कहकर वह हंस पड़ा, मानो उसने अनोखी बात कही हो। मैंने मजाकिया ढंग से पूछा, मैं देखना चाहता हूँ कि शेर के कहीं दांत तो नहीं हैं। तुम भी अजीब आदमी हो। यह तो सर्विस है, सर्कस नहीं। मैं गंभीरता के साथ बोला, देखो
आज 5 साल की नौकरी हो गई, एक बार भी ना एप्लीकेशन दिया, ना मुझे वार्निंग आई। मज़ा यह है कि मुझे वार्निंग उस बात के खिलाफ जो मैंने कभी की ही नहीं। यह कलंक है उस पर अपराध का जो मैंने कभी किया ही नहीं। उसने कहा, तब तुमने बाहर झोंका। अगर एप्लीकेशन देने की कला तुमको नहीं आई तो फिर सर्विस क्या है? मैंने 308 एप्लीकेशन दिए हैं। वार्निंग अलबत्ता मुझे नहीं मिली, इसलिए कि मुझे एप्लीकेशन लिखना आता है और इसलिए कि मैं शेर हूँ, रीछ नहीं। तुमसे पहले पशु बना हूँ। सीनियरिटी की कवायद मुझ में है। सीनियर का मुझे फ़ायदा भी तो है, कभी आगे तुम भी शेर बन जाओगे। बात में गंभीरता थी, मजाक भी। मजाक का मज़ा लिया, गंभीरता जो थी उसे दिल में छिपा ली। इतने में मैंने उससे पूछा, यह कहानी आपने कहाँ सुनी? वह हंसा। वह एक लोक कथा है। उसके कई रूप प्रचलित हैं। कुछ लोग कहते हैं वह रीच BA नहीं था, MA हिंदी था। भयानक व्यंग था उसके इन शब्दों में। मैंने उससे सहज जिज्ञासा के भोले भाव से पूछा, तो क्या उसने सचमुच फिर से मैनेजर को नहीं देखा? वह मुस्कराया, मुस्कराता रह गया। उसके मुख से सिर्फ इतना ही निकला, यह तो सोचो कि वह कौन मैनेजर है जो तुम्हें, हमें सबको रीछ, शेर, भालू, चीता, हाथी बनाए हुए है। मेरा सिर नीचे लटक गया, किसी सोच के समंदर में तैरने लगा। तब तक चाय बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी और दिल भी। तो ये थी मुक्तिबोध जी की लिखी हुई कहानी। मुक्तिबोध जी की कहानियों में जो जीवन की सच्चाई है, जीवंतता है, वह हमें उनको सुनने के लिए बाध्य कर देती है। धन्यवाद। यदि मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको पसंद आती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।